नमस्कार, राम राम सभी को। मैं आपका अमित कुमार। रात के 8 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है वो बिना रुके जारी है। आज की ये कहानी ताजा नगरी आगरा की उन गलियों से निकल कर आई है जहां की हवा में अब सिर्फ खौफ और सन्नाटा है। 24 मार्च 2026 की वो शाम जब आगरा पुलिस के वायरलेस सेट पे एक आवाज गूंज सुनाई देती है जिससे पूरे शहर की नाकाबंदी करवा दी। एक 8 साल की बच्ची प्रिया जो कक्षा 1 में पढ़ती है अचानक से अपने ही घर से अचानक गायब हो जाती है। क्या ये महज एक किडनैपिंग थी या इसके पीछे छुपा था अपनों का ही कोई काला चेहरा? आखिर उस मासूम के साथ उस शाम क्या हुआ था? चलिए जानते हैं आज की इस सच्चाई में। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वो इस मामले को जो है गंभीरता से लेती है और शहर के हर एक नाके पर वाहनों की जो है चेकिंग शुरू कर दी जाती है। पूरी रात बीत जाती है, उस लड़की की तलाश जारी रहती है लेकिन उसका कहीं भी जो है अता पता नहीं चलता। अगला दिन जो है निकल जाता है। पुलिस की 4 टीमें इलाके के हर एक सीसीटीवी कैमरे को जो है खंगालना शुरू करती है। जहां से वह लड़की गायब हुई थी, फुटेज से पता चलता है कि वह एक चौक होता है उस पर आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए इससे आगे वो कहाँ गई इसका साफ पता नहीं चल पा रहा। तभी लड़की के पिता से बातचीत की जाती है जो जूतों के कारोबारी हैं। पुलिस उनसे कहती है कि तुम्हारे मोहल्ले में किसी से कोई दुश्मनी या किसी के पे शक हो तो हमें बताओ। इसके बाद इलाके के करीब 50 घरों की तलाशी ली जाती है लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि इस कारोबारी के जो है 2 घर हैं। एक घर में एक परिवार रहता है, उसे सामने वाली घर में फैक्ट्री और गोदाम है जहां ऊपर एक कमरा भी बना हुआ है। पुलिस ने जब उस दूसरे घर का दरवाजा खुलवाया और उसकी तलाशी लेनी शुरू की तो उनकी नजर एक बोरी पर पड़ती। बोरी हटाने के बाद नीचे कुछ कंबल दिखाई देता है और कंबल को हटाया जाता है तो आटे का एक छोटा सा ड्रम दिखाई देता है। जब पुलिस ने उस आटे वाले ड्रम को बाहर निकाला तो जो है उनको देखकर उनके होश उड़ गए। जिस मासूम की तलाश वो पूरी रात से की जा रही थी वह उसी ड्रम के अंदर बंद थी। उसकी गर्दन का हिस्सा काफी गहराई तक जो है काट रखा था। वह सिर्फ खाल के एक पतले से शरीर के जो शरीर है उससे जुड़ा हुआ था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर धारदार हथियारों के कई निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने अपनी पूरी दरिंदगी निकालने के लिए उस पर एक के बाद एक कई वार किए थे। इतनी जघन्य तरीके से इस मासूम को मौत के घाट उतारा था कि पुलिस वाले भी जो है दहल गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की जो है सनसनी मच गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कोई इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी अमानियत क्यों करेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जो है जांच की जो रफ्तार होती है उसको तेज कर दिया। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की आगरा में एक थाना लगता है जिसका नाम है ताजगंज के अंदर आने वाला एक इलाका है सिद्धार्थ नगर और इसी एरिया में पड़ती है गोबर चौकी क्षेत्र में रहने वाला एक जूता कारोबारी अपनी पत्नी से पूछता है कि आज ये छोटी वाली बेटी प्रिया दिखाई नहीं दे रही है। काफी देर से मैं देख रहा हूँ, मेरी उस पर नजर नहीं गई है। माँ जैसे ही ये बात सुनती है तो वह कहती है कि वह ट्यूशन पढ़ने के लिए गई होगी। तुम्हारी आंखों के सामने अगर ये बेटी थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाए तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो जाती है, न जाने क्या हो जाता है। जैसे ये बात पिता को कही जाती है तो क्योंकि पिता जो है काफी देर से उनको बेटी दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए उसके मन में जो है घबराहट होने लगी थी। और वो तुरंत जो है ट्यूशन टीचर को फोन किया जाता है कि क्या प्रिया ट्यूशन पढ़ने के लिए आई है? अगर वो यहाँ पर आई है तो उसको जल्दी से घर भेज दो, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैम के पास फोन पहुंचता है तो मैम खुद कहती कि आज तो तुम्हारी बेटी यहाँ आई ही नहीं है और मैं जो है उसका खुद इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही जूता कारोबारी को यह बात पता चलती है तो वह अपने पति से कहता है कि तुम्हारी बेटी का कहीं आता पता नहीं और तुम्हें जो है उनकी कोई खैर खबर भी नहीं है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसी बीच उस लड़की के साथ खेलने वाले आसपास जितने भी बच्चे थे उनके घर जाया जाता है। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा क्या तुमने प्रिया को देखा? सभी बच्चे जो होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमने उसको दोपहर को तो देखा था लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखा। आसपास के घरों के सीसीटीवी कैमरे लगे होते उन सभी कैमरों को खंगाला जाता है। बाद में पता चलता है कि दोपहर 2 बजे तक तो वह दिखाई देती है लेकिन उसके बाद उसका जो है कुछ अता पता नहीं चलता। 2 बजे के बाद वह एक दुकान पर भी जाती है लेकिन उसके बाद उसके कहीं पर अता पता नहीं कि वह जो कहाँ चली गई। यहाँ गलियों में जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें जब देखा जाता है तो पता चलता है कि वह उन गलियों से बाहर तो नहीं गई है लेकिन अंदर से वह अंदर भी नहीं आई है। तो फिर वह गई तो गई कहाँ? घर वाले जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि तारीख होती है 24 मार्च 2026। अब शाम का वक्त हो चला था। परिवार के लोग जो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद बताते हैं कि उनकी 8 साल की बेटी गायब हो गई है, उन्हें ढूंढने में जरा हमारी मदद कर दीजिए।
इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद 4 टीमों का गठन किया जाता है। साथ ही पूरे शहर में जो है वायरलेस कर दिया जाता है और सूचना दे दी जाती है कि जो भी वाहन है हर वाहन की चेकिंग होगी। एक बच्ची का अपहरण हो गया है कौन नहीं, वो लड़की कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, इनकी जो है हर हालत में तलाश करनी है। पूरे शहर की पुलिस जो है अलर्ट मोड में आ जाती है, लेकिन हर वाहन की तलाशी लेने के बाद भी पुलिस को जो है कोई सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस की टीम जो है मोहल्ले में आती है और वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है। कैमरों से पता चलता है कि वह लड़की दोपहर तक तो वहीं थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक गायब हुई है कुछ, और इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसके बाद उस इलाके के जितने भी घर होते हैं हर एक घर की तलाशी ली जाती है और करीब 50 घरों की तलाशी लेने के बाद इसी बीच पुलिस को कहीं से खबर लगती है कि जो कारोबारी है इसके 2 मकान और एक मकान में वह खुद रहता है अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ। और जो जिस मकान में वो खुद रहता है ठीक सामने वाला मकान भी जो है उसी का है। सामने वाले मकान के नीचे हिस्से में तो फैक्ट्री और ऊपर वाले हिस्से में किराएदार रहता है। जब किराएदार के बारे में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि अभी तक तो वह किराएदार सबके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था, लेकिन अब वह अचानक से गायब हो गया है। अब उसके बारे में जो है जानकारी जुटाई जाती है कि वह किराएदार आखिर कौन है। तो उस किराएदार का नाम सामने आता है गरीबदास। गरीबदास अपनी पत्नी भगवान देवी के साथ इसी मकान में रह रहा था, लेकिन इस मौके पर वह घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब इसकी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की तो पता चलता है कि गरीबदास के पास अपना एक मकान था, लेकिन लॉकडाउन के समय वह 25 लाख रुपए में बिक गया था। वह बस इसी इलाके में रहता था, लेकिन मकान बिकने के बाद वह किराए पर रहने लगा था। उसके 4 बेटे थे, एक का नाम सुनील, दूसरे का नाम राकेश, तीसरे का नाम मुन्ना और चौथे बेटे का नाम चंद्रभान था। मकान बिकने के बाद चारों बेटे ने अपने अपने हिसाब से इधर उधर रहना शुरू कर देते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उस घर का जो है दरवाजा खुलवाया जाता है और घर के हर एक हिस्से की तलाशी ली जाती है। तो वहां पर एक जो ड्रम मिलता है जिसका इस्तेमाल जो है आटा रखने के लिए किया जाता है, उस ड्रम के अंदर उस लड़की की जो है लाश रखी हुई थी, वह भी बहुत भयानक रूप से। उस छोटी सी बच्ची की लाश को उस छोटे से ड्रम के अंदर ठूस ठूस कर भरा गया था। जब उस लड़की के शव को बाहर निकाला जाता है, उसकी गर्दन का हिस्सा जो हिस्सा था वो काफी कट चुका था। उसके शरीर की एक एक टुकड़े को अलग अलग किया गया था, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से नहीं, बल्कि एक नहीं बल्कि कितने काफी सारे वार किए गए थे, जैसे उसकी जान से मारने की ही नीयत थी। लेकिन आखिरकार उसने क्यों मारा गया, यही सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो है पुलिस कोशिश करने लगती है। और साथ ही यह लड़की 25 मार्च 2026 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास मिलती है। जैसे ही पुलिस को यह लाश मिलती है, मोहल्ले वालों को इसको जो है खबर लग जाती है। मोहल्ले वाले जो है को ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। फतेहाबाद रोड पर करीब आधे घंटे तक जो है जाम लगा रहता है और पुलिस से कहासुनी भी शुरू हो जाती है। मोहल्ले के बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आते और एक ही बात की जिद लगाए होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपराधी को पकड़े और उसको गिरफ्तार करे। यदि आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। आखिरकार पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी, अब उस एफआईआर को नामजद के साथ दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें सुनील का नाम लिखा जाता है, उसके पिता गरीबदास का और माँ भगवाना देवी का, मुन्ना का व चंद्रभान का भी एफआईआर में नाम दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस उन्हें समझाने की बार बार कोशिश कर रही थी और इस आधार पर उनकी तलाश जो है शुरू कर दी गई, लेकिन वे कहीं पर भी नहीं मिलते। पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही थी। तभी जूता कारोबारी के परिवार से पूछा जाता कि आखिरकार ये लोग तुम्हारी बेटे की हत्या क्यों करेंगे, इसके पीछे वजह क्या है, जो भी छोटी से छोटी बात है वो हमें बताने की कोशिश करो। जूता कारोबारी कहता है कि साहब 2200 रुपए प्रति महीना के हिसाब से मैंने इन्हें अपना कमरा जो है किराए पर दिया था। भगवाना देवी और उसका पति गरीबदास यहाँ करीब 6 महीने पहले रहना शुरू करते हैं। उनका एक बेटा सुनील भी यहाँ आकर रहने लगा है, लेकिन मैंने उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी थी। वह अक्सर शराब पीता था और शराब पीकर हंगामा तथा गालियां दिया करता था। मैंने उन्हें कई बार डांटा और कहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन इसके बावजूद भी वह यहीं पर रह रहा था। अब से करीब 4 दिन पुरानी बात है, जब मैंने पैसे के लिए उनको बोला तो 2 महीने पहले तुमने किराया नहीं दिया है, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। इस बात पर जो उनके साथ मेरी कहासुनी हो गई और मेरे छोटे भाई ने सुनील को जो 1-2 थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारने का ही मामला है, इसके अलावा हमारे बीच जो है कोई भी दुश्मनी नहीं है।
उनने हमारी इससे ज्यादा कोई कहाँ सुनी। जैसे सुनील के बारे में ये बात कही जाती है, अब सुनील के बारे में और भी पता चलता है कि वह अक्सर जो है शराब पीने का आदी था। शराब पीने की वजह से ही उसकी पत्नी से भी उसका झगड़ा रहता था। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी, जिसका मायका कुंडला में है, नाराज होकर वो इसके पास से चली गई थी और जो है कभी भी इसके पास वापस लौट कर नहीं आई थी। इसी बीच पुलिस ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। उधर लड़की के शव का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 26 मार्च को आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि लड़की की केवल हत्या ही की गई है, उसके साथ रेप जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में और भी जांच पड़ताल शुरू कर दिया। साथ ही 12 से ज्यादा टीमें बनाई जाती है और टीमों का सिर्फ एक ही काम था, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत वो सुनील जहां कहीं भी मिलता है उसे गिरफ्तार किया जाए। उसे गिरफ्तार करने के लिए पूरे शहर में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस को जो है सूचना मिलती है कि 28 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास वह व्यक्ति जिसे आप तलाश कर रहे हैं फिरोजाबाद की तरफ भागने के फिराक में है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस ने जो है घेराबंदी करनी शुरू कर दिया। इसी बीच सुनील को खुद को गिरा हुआ देखता है। वो खुद को गिरता हुआ देख वह पुलिस पर गोली चला देता है। जैसे ही पुलिस पर गोली चलती, पुलिस के एक दरोगा को गोली लग जाती और वह घायल हो जाता है। इसी बीच पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए जब गोली चलाना शुरू किया तो दोनों तरफ से जो है फायरिंग होती है। एक गोली सुनील को भी जा लगती है और गोली लगते ही सुनील जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे जो तुरंत है अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद में ही जो है खबर फैल जाती है कि सुनील जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि वह पुलिस की गोली का शिकार होकर ढेर हो गया था। जैसे ही सुनील के मरने की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने लगती है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जिस बच्चे के साथ उसने इतना घिनौना काम किया था, उसका अंजाम उसका इसी तरह मरना ही था। लोगों का मानना है कि अगर इस तरह का सख्त कानून और कार्रवाई होगी तो अपराधियों में जो है डर बैठेगा, और जब डर बैठेगा तो वह किसी बच्ची या किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए जनता ने पुलिस के इस कदम को जो है सही ठहराया। एक तरफ जो है पुलिस की खूब वाहवाही हो रही थी तो दूसरी तरफ उस बच्ची की मौत को लेकर गहरा अफसोस भी जाहिर किया जा रहा था। जब यह खबर उस बच्ची की मां तक पहुंचती है तो मां साफ साफ कह देती है कि मैं तब तक उस मरे इंसान का चेहरा न देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगी कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। आखिरकार पुलिस ने एक फोटो खींचा और बच्ची की मां को दिखाया। जैसे ही बच्ची की मां उस फोटो को देखा तब जाकर उन्हें जो थोड़ी तसल्ली हुई। वह समझ गई थी कि अपराधी इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उनके हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। इनमें कौन कितना दोषी है, पुलिस ही है जांच करके चार्जशीट के बाद ही उन पे जो है आरोप तय हो सकेंगे। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जो पूरी जांच करने के बाद ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी और जो भी आरोपी बचे हुए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं बल्कि आपको चौकन्ना करना भी। अक्सर हम अपने घरों में किराएदार रखते वक्त या किसी अजनबी को पनाह देते वक्त उसकी पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए कितनी महंगी साबित हो सकती है। यह आपने जो है आज की कहानी में देख लिया। आपकी इस घटना पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस को जो ऑन द स्पॉट इंसाफ सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि जो वे भी हैं जो जागरूक रह सके। कल फिर मिलते हैं रात ठीक 8 बजे एक नई कहानी और एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।